नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। म्यूचुअल फंड में निवेश आपको अच्छा मुनाफा दिला सकता है। अगर आपने सही स्ट्रैटेजी अपनाकर निवेश किया है तो आपको बेहतर रिटर्न भी मिलता है। लेकिन सही स्ट्रैटेजी क्या हो, निवेश की स्ट्रैटेजी बनाते वक्त क्या ख्याल रखें और कैसे अपने निवेश को बेहतर बनाएं, इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए है म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन। चलिए शुरू करते हैं आज का शो और देखते हैं कि आज के शो में खास क्या है। म्यूचुअल फंड स्कीम में अगर कॉन्टैक्ट डिटेल्स बदलने हो तो क्या है तरीका? 64,000 प्रति माह निवेश से 2022 तक क्या मिल सकते हैं 35 लाख रुपए? और बच्चों के नाम पर म्यूचुअल फंड में निवेश करने की प्रक्रिया क्या है? और आज सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है कुबेरा के COO नीलाभ सान्याल। नीलाभ, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया स्वाति, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और पहला सवाल अनिल कुमार जी हमारे साथ नई दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अनिल जी नमस्ते। मैं आज के एक्सपर्ट आपको भी अपना नमस्कार करता हूं। जी सर, आपका पोर्टफोलियो हमारे पास है। अनिल जी, सवाल क्या है ये बता दें। देखिए, मेरा सवाल मोटे मोटे 3 हिस्सों में बांटता हूं। एक तो जैसा कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से रिलेटेड है कि काफी सारे मैंने कहने पे दिया, मुझे इनकी समझ बिल्कुल नहीं थी जब लिया गया, और ये जो है आज मुझे उसका जो है रिटर्न दिख रहा है वो बड़ा निराशजनक लग रहा है, तो उससे मैं थोड़ा सा चिंतित हो गया हूँ। दूसरा जो है वो मेरा सवाल जो है SIP पोर्टफोलियो के बारे में है। जो SIP बहुत पुराना नहीं है, 5-6 महीना पुराना ही है, लेकिन मैं कर रहा हूँ डिफरेंस के उसमें। और तीसरा जो सबसे अहम सवाल है मेरे पास इस समय, वो मेरे भविष्य से रिलेटेड ज्यादा है कि इस समय मेरे पास रेडीली अवेलेबल एक कॉर्पस है करीब 7 लाख का है, जो कि PPF मैच्योरिटी से मिला है और कुछ टर्म डेपोजिट के मैच्योरिटी वैल्यू में। अब इसको मैं इसमें से 25 से 30 लाख जो है मुझे 1 साल बाद जरूरत पड़ेगी। ओके, अभी उसकी जरूरत नहीं है। तो अब इस सारी रकम को कहाँ मैं पार करूँ, और दूसरा बाकी जो बचेंगे उसमें से मैं सारा का सारा किसी ऐसी जगह लगाना चाहता हूँ जहाँ से मुझे थ्रू SWP 25 से 30 हजार मंथली इनकम मिल जाए, जो कि सप्लीमेंट करेगा मेरी इनकम को। और एक और अगर आप अलाउ करें जी बताएं सर, कि एवरी अल्टरनेट ईयर मुझे 3 लाख के करीब चाहिए होगा, जो मेरे घूमने फिरने या दूसरे जरूरतों के लिए पर्पज से। और एक और है, एक करीब 6 से 7 लाख का एक इमरजेंसी फंड में रखना चाहता हूँ। वो कैसे रखा जाए किस ढंग से, थोड़ा सा आपका जो है गाइडेंस चाहता हूँ। जी, कोशिश करते हैं सभी सवालों के जवाब देने की एक एक करके। आपका जो पोर्टफोलियो है, आपने कहा कि ये सब आपने नया ही शुरू किया है, बहुत पुराना नहीं है, राइट? SIP नया है, बाकी जो म्यूचुअल फंड्स में है वो तो इट डेट्स बैक टू से 13 and 14 एंड ऑल दैट। डिफरेंट, कोई 18 में है, कोई 17 में है, एक लेटेस्ट 20 में भी है। अच्छा, अलग अलग वक्त पे किया हुआ है। और ये म्यूचुअल फंड निवेश में जो पैसे हैं आपके, उसकी जरूरत, उसका लक्ष्य कुछ आपके दिमाग में था? कितने सालों के लिए निवेश कर रहे थे आप? ये मोटा आज की तारीख में मैं अभी और 5 साल का लक्ष्य लेकर चल सकता हूँ। मैं भी 1 or 2 year here and there। ठीक है। नीलाभ, बताइए, सवाल सारे आपके सामने। ये जो पूरा पोर्टफोलियो है, क्या इनकी उम्र 70 इयर्स है अभी? उस लिहाज से देखिए अगर, तो ये पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है आपको? देखिए, पोर्टफोलियो बाय इटसेल्फ कोई खराबी नहीं है।
और दूसरी चीज, एज इज जस्ट अ नंबर इवन इन द केस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। हमें ये समझ के चलना है कि व्हाट इज आवर रिक्वायरमेंट ऑफ दैट फंड, हमारे फाइनेंशियल गोल्स क्या है। अभी इनके पास दो तरह का, इन्होंने बोला कि इनके पास दो तरह से जमा पूंजी है। एक तो जो म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, इन्होंने लास्ट के 6-7 साल में जो इन्वेस्टमेंट किए है अनिल जी ने, वो एक बास्केट ऑफ पूल ऑफ कैपिटल है इनके पास। और एक जो इनको अभी पीपीएफ मैच्योर हुआ है तो उसके हिसाब से कुछ 25 लाख की राशि इनको आई है। तो ये दोनों पे अगर मैं जो इन्होंने पोर्टफोलियो के डिटेल्स बताए हैं, तो पहली बात तो प्रैक्टिकली चलते हैं कि 4 टैक्स सेविंग फंड्स इनके पोर्टफोलियो में दिख रहे हैं हमें। अगर ये 3 साल के लॉक इन पीरियड से बाहर है तो आप कंसिडर करें कि इनको आप विड्रॉ कर लें और इनको आप एक या तो अपने जो बाकी होल्डिंग्स है उसमें रीडिस्ट्रीब्यूट कर लें, या फिर इसको जो अपने शॉर्ट टर्म प्लान के हिसाब से इन्हें इन्वेस्टमेंट करना है उसमें डाल दें। क्योंकि टैक्सेबल इनकम अगर नहीं है तो टैक्स सेविंग फंड्स आप अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि उनमें लॉक इन होता है। दूसरी बात, जो इनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसमें जो स्कीम्स हैं, एचडीएफसी बैलेंस्ड फंड, एचडीएफसी मिड कैप फंड वगैरह, जो सुंदरम डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, एसबीआई डायनेमिक बॉन्ड फंड, दीज आर ऑल गुड फंड्स। एंड इन्होंने लिखा है कि थोड़ा तकलीफ है कि अभी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं आ रही है, बट देखिए म्यूचुअल फंड है तो मार्केट साइकिल्स के से जुड़े होते हैं, तो जैसा मार्केट परफॉर्म करेगा उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, बट मार्केट की इम्पैक्ट आती है स्कीम के रिटर्न्स पे, इक्विटी साइड में खास तौर पे। एक और प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन मैं बोलना चाहूंगा कि डिविडेंड ऑप्शन में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो मतलब ना करें डिविडेंड ऑप्शन में इन्वेस्ट, उससे अच्छा स्कीम के ग्रोथ ऑप्शन में इन्वेस्ट करें और जब आपको जरूरत पड़े आप उस हिसाब से खुद निकालें, रादर देन सेटिंग अप एसडब्ल्यूपी का इन्होंने पूछा है, वो काफी अच्छा वो है। अगर आपकी फिक्स्ड रिक्वायरमेंट है हर महीने तो ठीक है, आप एसडब्ल्यूपी सेटअप करें, अदरवाइज आप ग्रोथ ऑप्शन में इन्वेस्ट करें और जब आपको जरूरत पड़े उसी हिसाब से आप निकालें फंड्स अपने। तो ये तो हुआ एग्जिस्टिंग जो इनके पोर्टफोलियो थे उस पे कुछ ऑब्जर्वेशन। अभी जो आपने 25 लाख कॉर्पस जो इनका पीपीएफ के मैच्योरिटी पे इनको मिल रहा है, उसमें आप इनको अगर दो हिस्से में एक तरह से डिवाइड कर लें कि जो अगले 2 साल 3 साल में जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है या इमरजेंसी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो कितनी भी अमाउंट हो, मान लीजिए 3 लाख या 5 लाख या 7 लाख, जो भी वो अमाउंट है, उनको आप लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करें। लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स मतलब बैंक का फिक्स डिपॉजिट भी हो सकता है, लिक्विड फंड्स भी हो सकते हैं और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड्स भी हो सकते हैं। और ये पैसे जो है, मान लीजिए 5 लाख या 8 लाख रुपए, इसको आप जब आपको ये आपके इमरजेंसी फंड में भी चला गया और जब आपकी रिक्वायरमेंट आएगी आप उस हिसाब से इसको विड्रॉ करें रादर देन सेटिंग अप एन एसडब्ल्यूपी, क्योंकि ये फिर पैसे जो आपको रिटर्न आएगा ये उसके ऊपर और रिटर्न आपको एडिटिव रिटर्न मिलती जाएगी, री इन्वेस्टमेंट रिस्क नहीं रहेगा आपका अगर आप ग्रोथ ऑप्शन में इन्वेस्ट करेंगे। जो बाकी की राशि है विच आप जिसको 5 साल से ज्यादा होराइजन के लिए इन्वेस्ट करके रख सकते हैं, बेसिकली हम ये समझ रहे हैं कि जो आपकी अभी सेविंग्स हैं ये 5 लाख 6 लाख रुपए और जो आपके टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स और जो आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, ये अगले 3-5 साल जो आपके रिक्वायरमेंट्स है उसको मीट कर लेंगे। तो 5 साल से जो लंबी आप इन्वेस्टमेंट है उसको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कंसिडर करें। हमने रिकमेंडेड फंड्स का एक लिस्ट शेयर किया था जिसमें रिस्क जैसे बढ़ते जा रहा है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। डीएसपी निफ्टी इक्वल 50 फंड एक है, यूटीआई का निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का यूएस ब्लू चिप फंड है और मोतीलाल ओसवाल का फोकस 25 फंड है। ये 4 फंड जो हैं ये इक्विटी पोर्टफोलियो है, इसमें ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिस्क में है। तो अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा रिस्की में आप ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप मतलब 5 से 10 साल के होराइजन के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ज्यादा फोकस जो है पहले 2 फंड्स पे रखें। तो ये ब्रॉडली हमारे सजेशंस हैं इनको। लेते हैं एक ईमेल से सवाल आया है कुमार अनिल जी का। इनकी अलग अलग फंड हाउसेज में निवेश किया हुआ इन्होंने, और अब ये चाहते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स चेंज करना सभी फंड हाउसेज के साथ। तो क्या तरीका, सबसे आसान तरीका क्या है अगर आपको अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स चेंज करने हो अपने निवेश में? तो नीलाभ जी,
देखिए, प्रोसेस आपको एक बार कहीं पे आपको, जैसे मान लीजिए अगर आप किसी ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं या किसी ऑनलाइन चैनल के थ्रू आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप उनको कांटेक्ट करें और किसी एक फंड हाउस में आप अपडेट करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये आपकी इंफॉर्मेशन मोस्ट अपडेटेड रहे, ये तो काफी जरूरी है। और काफी लोग ऑनलाइन भी सपोर्ट करते हैं, काफी चैनल्स ऑनलाइन सपोर्ट करते हैं। अगर आपके ब्रोकर आपको असिस्टेंस नहीं दे पाते हैं या जो चैनल आप यूज कर रहे हैं वहां से आपको असिस्टेंस नहीं मिलता है, तो आप एएमसी, किसी एक एएमसी को अप्रोच करके आपका केवाईसी इंफॉर्मेशन अपडेट करा लीजिए। उसमें अपना, चाहे फिर आपका एड्रेस अपडेट हो रहा हो या आपका मोबाइल नंबर वगैरह अपडेट हो रहा हो, तो ये डिटेल आप अप टू डेट करवा लीजिए। ये डेटाबेस जो है सेंट्रलाइज्ड होता है, ये सारे म्यूचुअल फंड्स आपस में शेयर करते हैं। लेकिन आप जब उनको बताएंगे कि हाँ, मैंने एक एएमसी में, आपने मान लीजिए अपलोड करा लिया, अपने एक फोलियो में आपका एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर वगैरह अपलोड हो गया और आपकी केवाईसी डेटाबेस में आपकी इंफॉर्मेशन अपलोड हो गई, तो आप फिर बाकी म्यूचुअल फंड को अपनी फोलियोज की लिस्ट भेजें और उनको बोलें कि मेरी केवाईसी इंफॉर्मेशन आप अपने डेटाबेस में रिफ्रेश कर लें। तो वो फिर म्यूचुअल फंड जो है वो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में से आपकी इंफॉर्मेशन निकाल के अपने रिकॉर्ड्स में आपकी अपडेटेड इंफॉर्मेशन अपडेट कर देगा। ऑलराइट। और एक और भी तरीका है, आजकल बहुत सारे एएमसीज अपने व्हाट्सएप नंबर भी, उस पर भी ये सब काम करते हैं। तो मुझे ये इतना पता है कि कुछ 6 एएमसी हैं, चाहे वो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, आदित्य बिरला सन लाइफ, मोतीलाल ओसवाल और एक और मैं नाम भूल रही हूँ, एल&टी। इनके व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएंगे। उसमें आपको कुछ कुछ ऐसे सर्विसेज मिल जाती हैं जहाँ पे आप अपना जो भी डिटेल्स अगर चेंज करनी है, कुछ भी अपडेट करना है, तो आप सिर्फ व्हाट्सएप पे आप करवा सकते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे, जवाब देने की कोशिश हम पूरी करेंगे। आप सभी बने रहिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के साथ। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं कुवेरा के सीओओ नीलाभ सान्याल। अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ तुषार नाथ फोन लाइन पर हैं। तुषार जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हेलो मैम, नमस्कार। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रहा हूँ। बिलासपुर से। बताइए, आपके पोर्टफोलियो में तुषार जी कितने 20 फंड है? हाँ, 20 फंड है। आपकी उम्र 25 साल है और 20 फंड? यस मैम। कैसे? मैम 2018 से मैं शो फॉलो कर रहा हूँ आपका, और विद द टाइम मैंने इन्वेस्टमेंट चालू किए हैं 2018 से, एंड रेगुलरली मैंने इन्वेस्टमेंट बढ़ाए हैं अलग अलग फंड्स में। मेनली लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ चूज करना। तो जैसे जैसे रिकमेंडेशन या कुछ आपके शो से या ऐसे भी मुझको मिलती रही है, तो मैंने बढ़ाया है अपने। और आपने शो पे कभी ये नहीं सुना हमें कहते हुए कि पोर्टफोलियो में 5, 6, 7 फंड बहुत होते हैं, 20-20 फंड रखने की जरूरत नहीं है? सुना है, रेगुलरली सुना है ये भी। तो बस जो पसंद आया वो उठा लिया और जो पसंद नहीं आया उसको साइड कर दिया। बहुत बढ़िया। अब आपका जो गोल है वो है 2022 तक 25 लाख रुपए जोड़ने का, राइट? यस मैम जी। बताइए, पहले तो पोर्टफोलियो को अगर छोटा करना हो, कंसोलिडेट करना हो नीलाभ, तो क्या सलाह देंगे आप? जी स्वाति, आपने बिल्कुल सही बात बोली। मैं रिपीट करना चाहूंगा कि 6 से 8 फंड से ज्यादा होंगे पोर्टफोलियो में, तो उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और आपको ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है डाइवर्सिफिकेशन का। तो इसलिए आप 6 से 8 फंड्स में अपनी आप रिक्वायरमेंट पूरी देखें। इनफैक्ट मैं आपको यहां तक सजेस्ट करूंगा कि आप लार्ज कैप कैटेगरी, मिड कैप, स्मॉल कैप कैटेगरीज में एक एक फंड ही चूज करें और उसी में अपना पोर्टफोलियो आप रेस्ट्रिक्ट करें। दूसरी बात, जो आपका आज से अगर देखें तो दोनों आपने जो गोल्स बताए हमें अपनी एक सिस्टर की वेडिंग के लिए और अगर व्हीकल परचेज के लिए आपने जो दूसरा गोल बताया है, दोनों 2 साल के गोल हैं। ये अगर आज के हिसाब से देखें तो ये दोनों शॉर्ट टर्म गोल्स हैं। मैं इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना चाहूंगा। अगर टोटल 25 लाख आपको अचीव करना है 2 साल में, तो रफली आप 1 लाख पर मंथ के हिसाब से आपको सेविंग करना चाहिए। अगर आप ये राशि अभी आप 65,000 के आसपास कर रहे हैं, तो अगर आप ये अमाउंट 65 से 1 लाख तक सेविंग नहीं लेके जा सकते, तो आप थोड़ा सा आपको अपना टाइमिंग जो है रिकन्फिगरेशन चेंज करना पड़ेगा। देखिए, सिस्टर वेडिंग मैं समझ सकता हूँ कि इट मस्ट बी कि आप
2022 में प्लान कर रहे हैं तो उसको आप वहां से ज्यादा शिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है अगर आप अपने कार गोल को 2 साल और आगे बढ़ा दें या 1.5 साल और आगे बढ़ा दें तो वो आपकी एग्जिस्टिंग सेविंग से मीट हो जाएगा। दूसरी चीज मैं बोलूंगा कि अगर आप अभी जैसे 2 साल के गोल के लिए आप जो सेविंग कर रहे हैं उसमें आप इक्विटी पे कम फोकस रखें अपने पोर्टफोलियो का, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, अब जैसे मार्केट साइकिल अगर आपके खिलाफ जाती है उस वक्त और जब आपको उन फंड्स की जरूरत पड़ेगी तब आपके पास चॉइस नहीं होगा, आपको निकालना ही पड़ेगा, विड्रॉ करना ही पड़ेगा। तो अगर आप थोड़ा लो रिस्क में ज्यादा फोकस करें ताकि आपकी पोर्टफोलियो वैल्यू नेगेटिवली इंपैक्ट ना हो मार्केट साइकिल के चलते, क्योंकि आपको अदरवाइज वेट करना पड़ेगा कि मार्केट रिकवर है, ऐसी सिचुएशन ना आए, तो आप लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स थोड़ा प्रेफर करें जो आपका शॉर्ट टर्म गोल है उसके लिए। और लो रिस्क में मतलब अगेन बैंक फिक्स डिपॉजिट्स कंसिडर करें, लिक्विड फंड कंसिडर करें और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, इनका मिक्स आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये मेरा सजेशन होगा कि दोनों गोल्स को अलग अलग थोड़ा सा अगर आप पोस्टपोन कर दें अपने कार गोल को तो ये राशि में आराम से आपके दोनों गोल्स मीट हो सकेंगे, मीट हो जाएंगे। तुषार जी, आप हाँ जी मैम, समझ में आ गया? कम करेंगे, कंसोलिडेट करेंगे पोर्टफोलियो को अब? जी मैम, कंसोलिडेट कर लूंगा मैं। और क्योंकि आप जो रकम जो निवेश कर रहे हैं 64,000 बहुत अच्छी रकम कर रहे हैं, लेकिन आपका जो अभी ड्यूरेशन है वो बहुत छोटा है, इसलिए आपका टारगेट मीट होने में दिक्कत होगी। लंबे वक्त में आपको अगर आप कंटिन्यू करते हैं 64,000 रुपये तो आपको एक बहुत अच्छी खासी बड़ी रकम आपके लिए जुट सकती है। तो ये निवेश को ज़रूर जारी रखिए, लेकिन पोर्टफोलियो को छोटा कीजिए। मैम एक क्वेश्चन और था। जी सर। 5,000 का SIP ऐड करना चाहूंगा वो डेट फंड में। हाँ, तो कोई डेट फंड सजेस्ट करना है अगर आप करें। नीला, आप क्विकली एक डेट फंड इनको अगर आप सजेस्ट कर सके तो। देखिए होराइजन, अगर आप डेट फंड का पूछ रहे हैं और 5,000 इन्वेस्ट करना है, मैं रेकमेंड करूंगा कि आप लिक्विड फंड कंसिडर करें। आपके होराइजन इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से अगर देखें तो उसमें आप रिलायंस का लिक्विड फंड कंसिडर कर सकते हैं। चलें, अगला सवाल लेते हैं। रविंद्रनाथ जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं राउरकेला से। रविंद्रनाथ जी नमस्ते, बताइए आप क्या जानना चाहते हैं? हाँ नमस्ते। नमस्ते सर। एक्चुअली मैं तो रिटायर्ड पर्सन है, मेरा एज 67 ईयर्स है। एक्चुअली आई वांट टू इन्वेस्ट सम मनी इन माय ग्रैंडसन्स नेम। अच्छा। हु इज ओनली 1 year old। अच्छा। जो ये म्यूचुअल फंड में अगर SIP और लॉन्ग टर्म जो भी करेगा, बट मेरा एक्चुअली हिज पेरेंट्स विल बी द गार्डियन एंड नॉमिनी and I will be simply donor of that, माने I will give the money जी म्यूचुअल फंड। whether ये प्रोसेस पॉसिबल है कि नहीं? आजकल हमारे पास ऐसे सवाल बहुत आ रहे हैं जहाँ पर जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो अपने ग्रैंड किड्स के लिए निवेश करना चाहते हैं। क्या अनिल जी, रविंद्रनाथ जी अपने ग्रैंड किड के लिए उसके नाम पे, माइनर के नाम पे निवेश कर सकते हैं नीलाभ? जी कर सकते हैं, लेकिन हमारा सजेशन उस पर ये रहेगा, देखिए थोड़ा सा इसमें टू आंसर द क्वेश्चन कि वो कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। उनको उनके अकाउंट से अगर राशि जा रही है उनके ग्रैंडसन के नाम पे तो grandson will be the primary holder and he will have to be the guardian in that account। पर इसमें ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे अगर नॉमिनी जो है इसमें उनके पेरेंट्स को रखना होगा। दूसरी चीज, अगर गार्जियन इन दिस केस अगर जब वो मैच्योर होते हैं, माइनर से मेजर होते हैं, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करना पड़ेगा जिसमें उनका नाम अपडेट होगा। और कंसिडरिंग कि वो अभी 1 साल के हैं तो उसमें अभी काफी वक्त है, मतलब 17-18 साल हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा और इजियर मेथड बताता हूं। आप अपने नाम से इन्वेस्ट करें, जिस भी स्कीम में आपको इन्वेस्ट करना है, जितना भी राशि आपको इन्वेस्ट करना है अपने नाम से इन्वेस्ट करें। उसमें आप अपने ग्रैंडसन को बेनिफिशियरी या मतलब नॉमिनी बना दें। तो उसमें क्या होगा कि अगर इस पीरियड में इन बिटवीन, ये एक तो कन्वीनियंस की बात है कि आप अपने नाम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, टैक्सेशन वगैरह सब कुछ आप पे अप्लाई होगा, तो वहां पे आपको कुछ चैलेंज नहीं आएगा। दूसरा, आप एक सेपरेट फोलियो जब इन्वेस्ट करें,
कि ये अमाउंट जो है मेरे ग्रैंडसन के लिए मैं सेव कर रहा हूँ, तो एक नया फोलियो क्रिएट कर लें उस म्यूचुअल फंड स्कीम में। तो उससे क्या होगा कि वो हमेशा सेपरेट रहेगा, आप अलग से देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये कहाँ पहुंच गया है। और तीसरी चीज, अगर इन केस एक अनफॉर्चुनेट डिमाइज हो जाता है जो यूनिट होल्डर है उनका, और अगर जो ग्रैंडसन है वो नॉमिनी की तरह रजिस्टर्ड है, तो ट्रांसमिशन का एक प्रोसेस होता है, वो फॉलो करके, वो एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस है। इनफैक्ट अभी सेबी ने गाइडलाइंस भी निकाले हैं स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस के। तो वो यूनिट्स जो हैं यूनिट होल्डर के नाम से ट्रांसमिट होके माइनर के नाम पे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो दो चीजें इसमें हम ये जो अप्रोच है इसमें, कि एक तो कन्वीनियंस वाली बात हो गई कि डॉक्यूमेंटेशन वगैरह काफी सिंपल रहेगी, आप अपने नाम पे इन्वेस्ट करें, नए फोलियो में इन्वेस्ट करें, और गार्जियन अपने जो ग्रैंडसन है उनको आप नॉमिनी बना दें। तो एक तो ये सिंपल रहेगा, और दूसरा जो है प्रोसेस कंप्लायंस ऑनगोइंग बेसिस पे वो काफी कम हो जाएगी। एक क्विक क्वेश्चन, ये जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड चिल्ड्रंस फंड होते हैं, इस पे आपकी क्या राय है? इसमें निवेश करना कैसा रहेगा? देखिए, लॉक इन रहता है इनमें कि जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाएंगे तब तक इनसे विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। और दूसरी चीज ये एक है तो वैसे लॉक इन वाला फंड, और बिकॉज इनकी इन्वेस्टमेंट होराइजन ज्यादा होती है, तो इन प्रोडक्ट्स में जनरली आप रिस्क ज्यादा ले सकते हैं। लेकिन क्या है कि इसमें डेट एलोकेशन थोड़ी ज्यादा रहती है। तो अगर आप इतने लंबे होराइजन, जैसे इस एग्जांपल में अगर आप देखें, तो आप 17 साल के लिए, एटलीस्ट 17 ईयर्स के लिए वो आप राशि इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप नॉर्मल इक्विटी स्कीम में इन्वेस्ट करें तो आपको रिटर्न्स और बेटर मिलने के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत है इन्वेस्ट करने का। तो चिल्ड्रंस फंड में एक तो ये लॉक इन का जो कंस्ट्रेंट रहता है, ऑब्वियसली उनका प्रोडक्ट उस तरह से डिफाइंड है, एक तो लॉक इन का कंस्ट्रेंट रहता है, और दूसरा रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो जनरली थोड़े कम रहते हैं, बिकॉज इनमें थोड़ी से ज्यादा कंजर्वेटिव पोर्टफोलियोज बनाए जाते हैं। ओके, तो रविंद्रनाथ जी, आप खुद के नाम पे निवेश कीजिए और उसमें अपने पोते को नॉमिनी बनाइए। वो सबसे आसान तरीका है अगर आप अपने ग्रैंड किड को कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, उनके नाम पे, उनके लिए निवेश करना चाहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया नीलाभ, आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके भी सवालों के जवाब दें तो आप अपना सवाल हमें भेजिए। कहाँ भेजें सवाल? सब डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है, फेसबुक, ट्विटर, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर सब आपको हम दे रहे हैं। सवाल वहाँ भेजिए। सवाल जब भी लिखते हैं तो प्लीज़ अपना नाम और नंबर ज़रूर लिखिए ताकि हम आपसे कांटेक्ट कर सकें। फिलहाल के लिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में इतना ही। आप सभी बने रहिए जी बिज़नेस के साथ। नमस्कार।